नमस्कार दोस्तों। क्या हाल है आप सभी के। चलो उपस्थित हो जाओ अपनी वैकल्पिक विषय की कक्षा को लेने के लिए। कैसे हो सब। चलो क्लास का सारा माहौल मॉडरेट कर लेते हैं टेम्परेचर वाइज्ड और सब चीज़ों के हिसाब से। तो एक बात और बताओ क्लास स्टार्ट होने के साथ कि अपने वैकल्पिक विषय को पढ़ते समय किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आप लोगों को। किसी तरह की कोई दिक्कत अगर आए तो ज़रूर सूचित करिएगा, ठीक है। हम्म पर ध्यान रखना वो प्रॉब्लम पढ़ाई से रिलेटेड होनी चाहिए और दूसरा पढ़ी हुई चीज़ों से रिलेटेड होनी चाहिए। कहीं से भी नहीं कि कुछ भी कहीं से भी पूछोगे। गुड। बच्चों ने लिखा है हम सब मस्त है सर। गुड, शानदार। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना। क्लास नोट्स प्रोवाइड्स करा दीजिए सर। क्लास नोट्स प्रोवाइड करा दे। ओके। अस्सलाम ओ अलाई एवरीबॉडी। ओके। कल मेरा सीटेट का पेपर था तो लाइव क्लास नहीं ले पाए। कोई बात नहीं है, रिकॉर्डेड ले ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कन्फ्यूजन हो जाता है सर ऑप्शनल और जीएस को लेकर। क्या कन्फ्यूजन हो जाता है प्रियंका भारती। हाँ मेरी तबीयत ठीक है, बिल्कुल पक्का ठीक है मेरी तबीयत। हाँ। सायंकाल में हृदय की वेदना क्यों बढ़ जाती है। ओह अभिषेक, कितनी अच्छी हिंदी लिखते हो भाई। अच्छा लगा मुझे, मुझे बहुत अच्छा लगा। शानदार। ओके ठीक है। आजमगढ़ वालों की तरफ से आज का दिन मंगलमय हो। ओके गुड। सच है मित्रों, आप सब भी बड़े बहुत अच्छे हैं मित्रों। ऐसे ही एकदम खुशनुमा माहौल में रहा करो, है ना सर। कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, ठीक है उस नोट्स पर भी देखते हैं। आपसे पढ़कर मज़ा आ जाता है सर। गुड, मज़े लेते रहिए। सुबह में क्लास नहीं लिए। सुबह में मेरा बिल्कुल एक बहुत ज़ोरों का आज माइग्रेन पेन था। मेडिसिन लिया था लेकिन फिर भी रिलीफ नहीं था और माइग्रेन पेन में वोमिट फील होने लगता है, इसलिए क्लास सुबह की प्रहार बैच आज कैंसिल करनी पड़ी थी। आंसर राइटिंग पर टॉपिक बढ़ने के साथ क्लास लेंगे। आज जीएस में किस पार्ट को पढ़ें। अरे इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, जो चल रहा है उसे पढ़ते जाओ, ठीक है। सर आप इलाहाबाद में हैं। नहीं, मैं दिल्ली में हूँ सुनील, मैं दिल्ली में हूँ। दिन खत्म होने वाला तो अच्छा तो है। आज लोहड़ी का पर्व है पंजाबियों में। आज पंजाबियों में, पंजाब में लोहड़ी का पर्व है। वीर जारा मूवी देखा या नहीं देखा। कल का क्लास मुझे समझ में आया, उससे पहले डाउट हो रहा था। ओके अब माफ़ कीजिएगा सर, लेकिन आपको चला गया। आपको बैठ कर नहीं पढ़ाना चाहिए। बैठ कर नहीं पढ़ाता मेरे दोस्त। एक्चुअली सुबह से शाम तक में ना मेरा बैक पेन करने लगता है, इसलिए कई बार 5 मिनट 4 मिनट 10 मिनट के लिए चेयर का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल ना पढ़ाऊँ उससे बढ़िया तो ये है कि कुछ समय के लिए अगर आपको केवल लिखाना होता है तो बैठकर आपको बोल देता हूँ तो आप लिख लेते हो और कोई बात नहीं रहती, है ना। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। प्री के बाद मेंस के लिए आपके पास आना पड़ेगा। तो ये तो ऑप्शनल तो मेंस के लिए ही चल रहा है ना। अच्छा आप लोग ग्रेटर नोएडा रहते हो। ओके, दोनों का नोट्स बनाएं या ऑप्शनल का नोट्स बनाएं। जीएस में आप छोड़ सकते हो, जीएस ज्योग्राफी का नोट्स। अच्छा पानी बैठ के पिया करिए, आपने ये सुझाव दिया है। बैठने की सुविधा होती नहीं, चेयर दूर रखी होती है, उसको बार बार इधर घसीटना पड़ेगा, है ना। ठीक है,
मेरे पढ़ाने का वे बहुत अच्छा। कुल मिला के आपका कोई ऐसा खास टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। शुरू के 5-6 मिनट व्यतीत भी हो चुके हैं। हमें इतनी तकलीफ में, ठीक है, ओके ओके। तो अब 5-6 मिनट व्यतीत हो चुके हैं। हम लोग अपने सिलेबस पर आते हैं, अपने पाठ्यक्रम पर आते हैं, विषय वस्तु को आरंभ करते हैं। देखो, चलो अब कमेंट्स करना बंद करो, सभी बंद करो कमेंट्स, सभी बंद करो। देखो, पहले चलते हैं थोड़ा सा पीछे से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसके भौतिक रासायनिक गुणों के संदर्भ में कल हमने क्लास स्टार्ट की थी, और उस क्लास में हम अंतरतम के विषय में कैसे जानेंगे, इसके संदर्भ में कुछ अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष स्रोतों का सहारा लिया था। प्रत्यक्ष स्रोत पूरी तरह से समाप्त कर दिए थे। अप्रत्यक्ष स्रोतों के अंतर्गत जो प्राकृतिक स्रोत है, उसमें से केवल एक स्रोत रह गया था, और वह सबसे महत्वपूर्ण है। अब कमेंट्स की तरफ मैं नहीं देख रहा हूं, इसलिए मेरे प्यारे मित्रों अभी नहीं करिएगा, फिर लास्ट में आप कमेंट्स करिएगा, ठीक है ना, जब तक कि आपको कोई टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो ध्यान से सभी के सभी समझिएगा। यहाँ आज हम लोग उसी जो लास्ट एक साक्ष्य रह गया था उसी पर बात करेंगे। भूगर्भ के विषय में पढ़ते हुए आपका टॉपिक जो भूगर्भ का चल रहा था, द अर्थ इंटीरियर का चल रहा था, इसी के विषय में भूकंपीय साक्ष्य या भूकंपीय तरंगों पर आधारित साक्ष्य। तो भूकंपीय तरंगों पर आधारित साक्ष्य, भूकंपीय तरंगों पर आधारित साक्ष्य, ये टॉपिक तो अपने आप में एक अलग शॉर्ट नोट्स भी बन सकता है, इसलिए ऐसा करूंगा कि इसे बहुत डिटेल से पढ़ा दूंगा, फिर आपके काम की चीज़ पढ़ा दूंगा, फिर ऑप्शनल से रिलेट करके बता दूंगा। हर चीज़ बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं करना है, पेशेंस के साथ एक एक बातें क्लास में याद करते हुए पढ़ना है। मैंने पहली दूसरी क्लास में आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर आप मेरी कक्षा को क्लास के बाद 5 से 10 मिनट भी रिवीजन कर लेंगे तो वो क्लास पूरी तरह से याद हो जाएगी। क्लास में कुछ ऐसा पढ़ाऊंगा, तो ऐसा आप सबके साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है? हर कक्षा क्लास में ही याद हो जाए, मैं इसका प्रयास करूंगा आपके लिए, है ना। अब समझो, सुनो बात को ध्यान से। बेसिकली सबसे पहला तो प्रश्न उठता है कि भूकंप क्या है, तब फिर भूकंपीय तरंगों की बात आएगी। कभी कभी हम घर में बैठे हुए अचानक क्या देखते हैं, घर में लटकता हुआ फैन हिलने डुलने लगा, सोफे और बेड या टेबल के फड़फड़ाने की आवाज आने लगी। हम अचानक से सहम जाते हैं, घर में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। कोई आंगन की ओर भागता है, कोई बालकनी की ओर भागता है, कोई तो सीढ़ियों से उतरकर नीचे दौड़ लगाता है। तमाम तरह के अफरा तफरी का माहौल। बाहर निकलते हैं, चारों ओर हू हल्ला मचा होता है। लोग अपने अपने घरों से निकलकर पास के प्रांगण में खाली स्थान पर जा खड़े होते हैं। बिजली के तार तथा खंभों को हिलता डुलता हुआ देख सच कहें तो अपना मन भी कंपित हो जाता है। आखिर ये क्या है? यही भूकंप है। क्या यही भूकंप है? दिस इज अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक है। क्या कहेंगे एक लाइन में अगर आपको बोलना हो, एक लाइन में अगर समझाना हो, बड़ी सामान्य और सरल परिभाषा कि पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा के निष्कासन से, क्योंकि ये
बाहर के कारकों से भी पैदा हो सकता है, लेकिन मूल रूप से जो वजह होती है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो वजह होती है, तो हम क्या कहते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक या अंतरतम की ऊर्जा के निष्कासन से भूपर्पटी में होने वाला कंपन या दोलन भूकंप कहलाता है। यह आंतरिक ऊर्जा में क्या ऐसी शक्ति होती है कि भूपर्पटी में कंपन उत्पन्न कर सकती है? तो मेरा जवाब है यस, क्योंकि यह आंतरिक ऊर्जा प्रघाती तरंगों के रूप में निकल रही होती है, शॉक वेव के रूप में निकल रही होती है। इसलिए इसमें ऐसी सामर्थ्य पाई जाती है कि यह सतह पर कंपन या दोलन पैदा कर सकती है, कंपन या दोलन कर सकती है। तो ध्यान से मेरी बात समझना, उदाहरण से एक समझाने की कोशिश करता हूं। दिवाली है, और दिवाली में हालांकि अब तो पर्यावरणीय चिंतन धारा में हम सब शरीक हुए हैं, तो पटाखों का प्रयोग हम सब बंद करते हैं, और मैं तो यथासंभव प्रत्येक कक्षा में समझाता हूं कि नहीं, पटाखों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पर अपने पुराने दिनों को याद करिए, बचपन के दिनों को याद करिए। दिवाली आने वाली होती थी तो कई दिनों पहले से मन उल्लासित होता था, हर्षित होता है। अंदर से ही कुछ पुलकित भाव से हम सबसे पैसे बटोरते हैं और पटाखे लेकर आते हैं। उसी में कोई रस्सी बम लाता है तो कोई लक्ष्मी बम लाता है, और जैसे ही रस्सी बम हम फोड़ते हैं, देखना घर के दीवालों की खिड़कियों में खनकने की आवाज आने लगती है। आपके कार की खिड़की के फड़फड़ाने या कंपन की आवाज आने लगती है। बम फटा नहीं, रस्सी बम फटा नहीं कि आपके पैरों के नीचे की जमीन में हल्का ही सही बट कंपन उत्पन्न होता है। पटाखे के फटने से जो आवाज निकली, पटाखे के फटने से जो आवाज निकली, वो तो एक कॉन्सिक्वेंस था, बट सच्चाई है कि पटाखा जैसे विस्फोटित हुआ तो उस विस्फोट के दौरान एक ऊर्जा मुक्त हो रही है, और वो जो ऊर्जा मुक्त होती है, वो ऊर्जा भी तरंग के रूप में ट्रेवल करती है। उस ऊर्जा के प्रभाव से ही खिड़कियां खनकती हैं, उस ऊर्जा के प्रभाव से ही खिड़कियों में क्रैक्स आ जाते हैं, उस ऊर्जा के प्रभाव से ही हमारे पैरों के नीचे की जमीन कांप उठती है। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी के अंतरतम की ऊर्जा, उसी ऊर्जा के रूप में, वो ऊर्जा बेसिकली प्रघाती तरंग होती है, शॉक वेव होती है, उसी ऊर्जा के रूप में मुक्त हो रही होती है, जिससे भूपर्पटी पर कंपन होता है। तो आखिर ये तरंग जो शॉक वेव के रूप में मुक्त हो रही है, यह कहां से निकलती है, उत्पन्न कहां से होती है? एक एक शब्द सुनेंगे। उत्पन्न कहां से होती है, प्रकट कहां से होती है, कितने प्रकार की पाई जाती है, किसके किसके द्वारा कंपन उत्पन्न किया जाता है, इनके चरित्र या व्यवहार क्या होते हैं, इन तमाम बातों को समझने की आज की ये कक्षा है। हो सकता है इतनी ही बातों में मैं आज आपकी क्लास समाप्त कर दूं, पर यह अपने आप में एक टॉपिक भी होगा, यह भी ध्यान रखेंगे। यह अपने आप में एक टॉपिक भी होगा, ठीक है ना? एक टॉपिक भी होगा, तो समझो कैसे कैसे है। बेसिकली समझना, बेसिकली मान लो कि आपके घर के पास में एक ये तालाब है ना? घर के पास का एक ये तालाब है, पड़ोस में एक तालाब है जिसमें आप डेली नहाने जाया करते थे, है ना? हाँ, तालाब है तो निश्चित रूप से पानी की बात कर सकते हैं। आज तो तालाब पानी के लिए तरसते होते हैं, जल के लिए तरसते होते हैं, पर कोई बात नहीं, थोड़ी देर तक के लिए मेरी बातों से कल्पना करो कि ये यहाँ पर है। आप यहाँ कहीं किनारे से बैठकर एक पत्थर उछालते हैं, और ये पत्थर यहाँ जाकर कहीं गिरता है। ये पत्थर यहाँ जाकर कहीं गिरा, और जैसे यहाँ पत्थर गिरा तो पत्थर के गिरने से ही यहाँ पर जल में कुछ इस प्रकार की एक दोलनी तरंग विकसित हो गई। पत्थर के गिरने से
कुछ इस प्रकार से एक दोलनी तरंग विकसित हो गई, एक दोलनी तरंग विकसित हो गई। और आप यहाँ किनारे में हैं, आप यहाँ किनारे में हैं, तो ध्यान से ये जो स्थान जहां पत्थर गिरा था और जहां से ये तरंग उत्पन्न होती है, इसे आप फोकस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसे आप फोकस कह सकते हैं। और ये तरंग जल में प्रवाहित होती हुई तट पर, जिस तट पर सबसे पहले पहुंची, हो सकता है इस तट पर पहुंची हो, तो हो सकता है इस तट पर पहुंची हो, तो जिस तट पर सबसे पहले पहुंचती है या प्रभावित करती है, उसे बेसिकली हम एपिसेंटर के तुल्य कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम भूकंपीय तरंगों के विषय में आज चीजों को समझने जा रहे हैं। आज चीजों को समझेंगे कि माना कि ये हमारी पृथ्वी है, जस्ट वेट, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी। क्लियर? अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में यहां कहीं पर विक्षोभ उत्पन्न हुआ किसी भी वजह से। यह यहां पर ऊष्मा ऊर्जा का संचय हो सकता है, जलवाष्प तथा गैसों का तापीय प्रसार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट यहां से ऊर्जा मुक्त होना शुरू हुई, और जिस बिंदु से ये ऊर्जा मुक्त होती है ना, इसे ही हम फोकस कहते हैं। जैसे अभी पीछे हमने लिखा था, तो फोकस को बेसिकली हिंदी में हम लोग भूकंप मूल कहते हैं, जिस बिंदु से ऊर्जा मुक्त होना शुरू होती है। तो यहां से दो प्रकार की ऊर्जा हमेशा निकलती है, यह भी ध्यान रखना। यहां से दो प्रकार की ऊर्जा हमेशा निकलती है, एक जो अनुप्रस्थ मार्ग में गमन करती है, तो एक अनुदैर्ध्य मार्ग में गमन करती। ठीक इस प्रकार से जैसे उदाहरण देता हूं, मान लो यहां पर पानी भरा था, इसमें यहां पर पानी भरा था। तो पानी में जब आप लहरें देखते हो ना, तरंगे देखते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि पानी का कण नीचे की ओर लंबवत दोलन किया, ऊपर की ओर लंबवत दोलन किया, नीचे की ओर लंबवत दोलन किया, ऊपर की ओर लंबवत दोलन किया। इस प्रकार से पानी के कणों में दोलन प्राप्त होता है। पानी के कणों में कुछ इस प्रकार से मित्रों दोलन उत्पन्न होता है। लेकिन जो ये दोलन है, इसमें हमेशा जल कण अपने ही स्थान पर लंबवत रूप से ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। लेकिन जल कणों के साथ अगर ऊर्जा के प्रवाह को देखोगे, तो ऊर्जा का प्रवाह इस माध्य बिंदु से दोनों दिशाओं की ओर हो रहा होता है। ऊर्जा का प्रवाह इस माध्य बिंदु से दोनों दिशाओं की ओर हो रहा होता है, दोनों दिशाओं की ओर हो रहा होता है। ऊर्जा का प्रवाह इन दोनों दिशाओं में हो रहा होता है। ठीक इसी प्रकार, मतलब एक जो तरंग है वो सीधी रेखा में प्रवेल कर रही है, और एक जो तरंग है वह क्या कर रही है, कुछ इस तरह से ट्रांसवर्स मोशन में प्रवेल कर रही है, इस मोशन में प्रवेल कर रही है। तो यहां से दो प्रकार की तरंगे निकलती हैं, यहां से दोस्तों दो प्रकार की तरंगे निकलती हैं। एक तरंग है जो सीधी रेखा में निकलकर चारों तरफ बिखर रही होती है, चारों तरफ फैल रही होती है, दिस वन। और जो सीधी रेखा में जाती है तरंग, उसकी गति तेज होती है। जैसे मैं आपको यहां से बोलूं कि आप यहां खड़े हैं और यहां से एकदम तेज दौड़िए, तो जब आपको तेज दौड़ना होगा तो आप सीधी रेखा में चलेंगे। लेकिन दूसरी मैं बात करता हूं कि तेज नहीं दौड़ना, बल्कि आपको धीरे धीरे दौड़ना, तो आप बल खाते हुए इधर उधर घूमते हुए, लटकते फिरते हुए चलेंगे। तो दूसरी जो बल खाती है उसकी गति धीमी है, लेकिन जो सीधे रेखा में जा रही है उसकी गति हमेशा तीव्र प्राप्त होती है। तो तीव्र प्राप्त होने के कारण भूपटल पर या भूपृष्ठ पर यह सबसे पहले पहुंचती है। सबसे पहले पहुंचने की वजह से ही जो ये पहली तरंग प्राप्त हुई, इसे हम प्राइमरी वेव कहते हैं, इसे हम पी वेव कहते हैं। अर्थात जो ये सीधे मार्ग में चलने वाली तरंग थी, ये कौन सी हो गई,
प्राइमरी वेव हो गई, पी तरंग हो गई। लेकिन दूसरी इसके साथ साथ यहाँ से दूसरी तरंग भी निकलती है जो कि जिगजैग मोशन में चलती है। कैसे मोशन में चलती है? कुछ इस तरह से जिगजैग, टेढ़े मेढ़े मार्ग का अनुसरण करती हुई कहाँ की ओर जाती है? भूपृष्ठ की ओर, भूपटल की ओर जाती है। चूंकि इसका मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है, इसकी गति सापेक्षिक रूप से मंद है, इसलिए यह पी तरंगों के बाद भूपटल पर प्राप्त होती है। तो पी तरंगों के बाद भूपटल पर प्राप्त इस तरंग को किस नाम से जाना जाता है? एस वेव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सेकेंडरी वेव या एस वेव कहलाती है। यह द्वितीयक तरंग कहलाती है, सेकेंडरी वेव कहलाती है, द्वितीयक तरंग के नाम से जानी जाती है। तो प्राइमरी जो पहले प्राप्त हुई वह प्राइमरी, तो सेकेंडरी जो बाद में प्राप्त हुई वह सेकेंडरी हो गई। तो फिर प्रश्न उठता है, अरे गुरुजी आप ये तो बताओ कहां प्राप्त हुई है। प्रश्न उठता है कि गुरुजी आप ये तो बता दो कि आखिर ये कहां प्राप्त हुई। जब तक आप ये नहीं बताओगे तब तक हम कैसे अंदाजा लगाएंगे? आप बोलोगे कि फला आदमी चला और पहुंच गया, फिर दूसरा आदमी भी चला और पहुंच गया, तो कहां पहुंचा ये तो बताओ। तो दोस्तों यह कहां पहुंचती हैं? ध्यान रखना, भूपटल के जिस बिंदु पर यह दोनों तरंगे सबसे पहले महसूस होती हैं उसे एपिसेंटर कहा जाता है, अर्थात अधिकेंद्र कहा जाता है। तो अधिकेंद्र क्या है और फोकस क्या है, अब मैं परिभाषित करूंगा, तब जाकर बातों को लिखाऊंगा। सबसे पहले समझो फोकस, जिसे भूकंप मूल कहते हैं। तो भूकंप मूल पृथ्वी के अंतरतम में अवस्थित वह बिंदु होता है जहां से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो एपिसेंटर क्या होता है, अधिकेंद्र क्या होता है? भूपटल पर अवस्थित वह बिंदु जहां पी तथा एस वेव, प्राइमरी तथा सेकेंडरी तरंगे सबसे पहले प्राप्त की जाती हैं, सबसे पहले महसूस होती हैं, उसे ही एपिसेंटर या अधिकेंद्र के नाम से जाना जाता है। फोकस हमेशा पृथ्वी के अंतरतम में समाया होता है, तो एपिसेंटर हमेशा पृथ्वी के सतह में उपस्थित होता है। कहाँ होता है? हमेशा सतह में उपस्थित होता है, सतह में उपस्थित होता है। इतनी सी बात समझे। तो कुल मिलाकर जब फोकस की बात करेंगे, ध्यान से यहां पर फोकस, मैंने पहला शब्द लिखा फोकस, फोकस लिखा, फोकस को आपने लिखा भूकंप मूल, हिंदी में क्या लिखा? भूकंप मूल शब्द लिखा, भूकंप मूल, ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं भूकंप मूल। पृथ्वी के अंतरतम में समाहित है। तो पृथ्वी के जो अंदर की दशा है, जैसे हमारा शरीर है, और हमारे शरीर के जो अंदर के भाग हैं उन्हें बॉडी पार्ट्स कहते हैं। हमारे शरीर के जो अंदर के भाग हैं उन्हें बॉडी पार्ट्स कहते हैं। तो बेसिकली जो भूकंप मूल से निकलने वाली तरंगे होती हैं, उन तरंगों को क्या कहा जाता है? बॉडी वेव्स भी कहा जाता है, और हिंदी में इन्हें कायिक तरंग कहते हैं। बॉडी का मतलब होता है काया, तो ये हो जाती हैं कायिक तरंग। क्या हो जाती हैं? कायिक तरंग कहते हैं। और ये तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? तो जवाब है मेरा, ये 2 प्रकार की तरंगे होती हैं। एक होती है प्राइमरी वेव, तो दूसरी होती है सेकेंडरी वेव। क्या होती है मित्रों? सेकेंडरी वेव होती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। अब इनके चरित्र क्या हैं, इनके लक्षण क्या हैं, ये बात मुझे पढ़ानी है। पर इनके चरित्र एवं लक्षण पढ़ाने से पूर्व, ध्यान रखें, पढ़ाने से पूर्व यह भी बता दें कि जैसे ऊर्जा संरक्षण के नियम में आपने पढ़ा था, ऊर्जा संरक्षण के नियम में आपने पढ़ा था कि ऊर्जा न तो नष्ट होती है, विनष्ट होती है, न निर्मित होती है, केवल इसका रूप बदलता है, केवल इसके रूप बदल जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे ही एपिसेंटर पर पी तथा एस तरंगे पहुंचती हैं, इनके रूप बदल चुके होते हैं। पी तथा एस तरंगे पहुंचती हैं, इनके रूप बदल चुके होते हैं। पी तरंग तो यहां पर पहुंचते ही इस तरह से चारों ओर बिखर जाती है। पी तरंग चारों ओर इस तरह से बिखर जाती है, और P
पी द्वारा जो रूपांतरित तरंग होती है सतह पर, सरफेस पर जो प्राप्त होती है, उसकी खोज रैले महोदय ने की थी, इसलिए इसे रैले तरंग कहते हैं। और जैसे ही एस तरंग टकराती है, ध्यान से सुनेंगे, अब महत्ता इसकी सबसे ज्यादा होगी, जैसे ही एस तरंग टकराती है तो एस तरंग यहां से टकराकर अब एस तरंगों के भांति ही जिगजैग मोशन में सतह के साथ आगे की ओर प्रवेल करती है। जिगजैग मोशन में सतह के साथ आगे की ओर प्रवेल करती है। तो जिगजैग मोशन में चलने वाली इन तरंगों की खोज लव महोदय ने की थी, इसलिए इन्हें लव वेव के नाम से जाना जाता है। तो पहले के बारे में आपने पढ़ा फोकस या भूकंप मूल से उत्पन्न तरंगे। तो अब दूसरे के बारे में मैं पढ़ाना चाहूंगा। दूसरा है अधिकेंद्र। दूसरा क्या कहलाता है? एपिसेंटर। एपिसेंटर, एपिसेंटर को हमने क्या कहा? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र कहाँ उपस्थित है? सतह पर उपस्थित है, इसीलिए इसे सतह मतलब सरफेस वेव कहेंगे, सतही तरंग कहेंगे। कौन सी तरंग कहेंगे? इंग्लिश में लिख देते हैं, इसे बेसिकली सरफेस वेव, सरफेस वेव कहा जाता है, सतही तरंग कहा जाता है। तो अब ये सतही तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? यह भी दो प्रकार की होती हैं। एक का नाम होता है रैले तरंग। क्या होता है मित्रों इसका? एक का नाम रैले तरंग होता है, रैले वेव। तो दूसरे का नाम होता है लव वेव, लव तरंग नाम होता है। दोनों से रूपांतरित होकर दो प्रकार की तरंगे बनती हैं। एक का नाम रैले तरंग हो जाता है, तो एक का नाम लव तरंग हो जाता है। ठीक ऐसा समझो, पी तरंग ने एक बच्चा पैदा किया जिसका नाम है रैले तरंग, और एस तरंग ने एक बच्चा पैदा किया जिसका नाम है लव तरंग। बच्चा मैंने कहा, बच्चा कहा मतलब इनमें ऊर्जा कम है तुलनात्मक रूप से। मैंने जैसे हम लोग नहीं बोलते थे अरे अभी थोड़ा शांत रह यार, अभी तू बच्चा प्रकृति का आदमी है, अभी तू बच्चा है, तुझे अभी इतनी समझ नहीं है, मतलब उसमें ऊर्जा की अभी कमी है। समझ को ऊर्जा से लो, ऊर्जा की कमी है तो तरंग दैर्ध्य लंबी होगी। सरफेस वेव में ऊर्जा की कमी होगी तो क्या होगी? तरंग दैर्ध्य लंबी होगी। तरंग दैर्ध्य लंबी होगी तो इन्हें हम संयुक्त रूप से क्या कह सकते हैं? लॉन्ग वेव कह सकते हैं, दीर्घ तरंग कह सकते हैं। तो यही दोनों लॉन्ग वेव कहलाती हैं। संयुक्त रूप से इन्हें ही हम क्या कहते हैं? एल वेव या लॉन्ग वेव के नाम से जानते हैं। कोई पूछे इन्हें लॉन्ग वेव क्यों कहते हैं? क्योंकि इन तरंगों में, इन दोनों तरंगों में पी तथा एस की तुलना में ऊर्जा कम होती है। इनकी तरंग दैर्ध्य दीर्घ होती है। दीर्घ तरंग दैर्ध्य की वजह से ही इन्हें हम लॉन्ग वेव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इन्हें? हम लॉन्ग वेव के नाम से जानते हैं। ये लॉन्ग वेव कहलाती हैं, ये लॉन्ग वेव कहलाती हैं। इन सब के चरित्र के बारे में मैं लिखाऊंगा, लेकिन आपको यह भी बता दूं मित्रों, आपको एक बात जरूर जाननी चाहिए, आपको एक बात जरूर जाननी चाहिए कि जहां आप बॉडी वेव की बात करते हैं तो 1900 तक तो केवल पी एवं एस तरंगों के बारे में ही चर्चा चलती रही। लेकिन 1909 में क्रोएशिया के कल्पा घाटी पर एक विशिष्ट प्रकार की तरंग प्राप्त हुई। क्रोएशिया के कल्पा घाटी पर एक विशिष्ट प्रकार की तरंग प्राप्त हुई जिसकी तरंग पी तथा एस से मिलती थी, लेकिन उनकी गति पी तथा एस से सापेक्षिक रूप से मध्यम थी। तो उन तरंगों को, वैसी तरंग जिनकी प्रकृति पी तथा एस के समतुल्य तो थी लेकिन पी एवं एस नहीं थी, उन्हें हमने किस नाम से संबोधित किया? उन तरंगों को बेसिकली मित्रों पी स्टार, फोकस से ही ये भी उत्पन्न होती हैं, उन तरंगों को पीजी एंड एसजी तरंग कहा गया। क्या कहा गया? पीजी एंड एसजी तरंग कहा गया। तो पहले तो केवल दो ही बॉडी वेव की चर्चा होती थी और अब अन्य दो बॉडी वेव्स की चर्चा होने लगी है जिन्हें हम पीजी एवं एसजी तरंग के नाम से जानते हैं। इनकी खोज 1909 में हुई थी।
क्रोएशिया के कल्पा घाटी में, जिन्हें हम पीजी तथा एसजी तरंगों के नाम से जानते हैं, पीजी तथा एसजी तरंगों के नाम से जानते हैं। फिर ध्यान से समझना, 1923 में मित्रों, 1923 में एक ट्यूर्न नामक स्थान है, वहां के कुछ भूगर्भवेत्ताओं ने इन्हीं से मिलती जुलती लेकिन सापेक्षिक रूप से इनसे मध्यम गति वाली कुछ नवीन भूकंपीय तरंगों की खोज की गई, जिन्हें हम आज पी स्टार एवं एस स्टार के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये कहूं, इनकी खोज 1923 में हुई थी। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, कि फोकस से उत्पन्न होने वाली आरंभिक तरंगे पी तथा एस ही हैं, लेकिन आज फोकस से उत्पन्न तरंगों में पी तथा एस की मध्यवर्ती तरंगें भी खोजी जा चुकी हैं, जिनकी सिमिलैरिटी पी के भांति है उन्हें पीजी तथा एस के भांति है उन्हें एसजी कहते हैं। तो दूसरा और बताएंगे, इनके अलावा एक और प्रकार की तरंग है जिनकी गति मध्यम और ऊर्जा मध्यम है, परंतु निश्चित रूप से एपिसेंटर पर प्राप्त तरंगों से अधिक है, जिनका मेल मिलाप पी की तरह है उन्हें पी स्टार, तथा जिनका मेल मिलाप एस के भांति है उन्हें एस स्टार के नाम से जाना जाता है, एस स्टार के नाम से जाना जाता है। तो इस समय पर भूकंपीय तरंगे इतनी प्रकार की प्राप्त होती हैं। तो पहले मैं इनका ब्यौरा लिखा देता हूं, फिर आपके ऑप्शनल में इनकी उपयोगिता क्या है, फिर ये समझाऊंगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं भूकंप से, ताकि दोबारा फिर भूकंप की परिभाषा और ये सब आपको ना करना पड़े। मेजरमेंट का पैरामीटर क्या है, इन वेव्स का जैसे अंतर पता चले। पवन अभी पूछ लोगे? अभी इन 3-4-5 दिनों की कक्षा में ये पता नहीं चला कि मैं कुछ छोड़ता नहीं हूं? इतने में भी नहीं पता चला दोस्त? अद्भुत हो यार, फिर तो अब डांट खाने का काम करोगे। कैसे मान लिए कि ये सब चीजें मैं नहीं बताऊंगा? पर वही ढाक के 3 पात वाली बात होती है कुछ बच्चों में। डांट खाने की आप सबकी आदत है कि जब तक सर डांटे नहीं तब तक मजा कहां से आएगा, है ना। ऐसा मत किया करो। ध्यान रखो, जब पढ़ा रहा हूं तो भरोसा रखो कि एक शब्द नहीं छूटेगा, सब पढ़ा दूंगा, लेकिन पहले बात पहली निकलेगी तब तो दूसरी बात निकलेगी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो। तो लिखो सभी। अब जैसे मनीष ने पूछा है जीएस से अलग कैसे हैं? कुछ अलग नहीं है, वैसे की वैसे ही है, ये मान लो मोटे तौर पर मनीष, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखो। भूगर्भ शास्त्र में भूकंपीय तरंगों का विशेष महत्व है, क्योंकि इनके प्रकृति एवं व्यवहार के माध्यम से हम पृथ्वी के अंतरतम की विवेचना सटीक प्रकार से
सटीक प्रकार से करने में सक्षम होते हैं। सटीक प्रकार से करने में सक्षम होते हैं। पूर्ण विराम लगाएं। फिर परिभाषा लिखाता हूं, लिखो पृथ्वी के अंतरतम में निहित, पृथ्वी के अंतरतम में निहित ऊर्जा, ऊर्जा ऊर्जा के मुक्त होने से, ऊर्जा के मुक्त होने से भूपर्पटी में उत्पन्न होने वाला टर्मोयर, भूपर्पटी में उत्पन्न होने वाला क्या, कंपन या दोलन, कंपन या दोलन, भूपर्पटी में मुक्त होने वाला कंपन या दोलन, कंपन या दोलन क्या कहलाता है? ध्यान से, मुक्त होने वाला कंपन या दोलन भूकंप कहलाता है, भूकंप कहलाता है। पूर्ण विराम। लिखे भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे प्रघाती तरंगे होती हैं, प्रघाती तरंगे होती हैं, प्रघाती तरंगे होती हैं जिनका प्रभाव दोलनकारी होता है, दोलनकारी होता है। चट्टानों में भ्रंशन एवं चटकन आदि, भ्रंशन एवं चटकन आदि उत्पन्न कर देता है, उत्पन्न कर देता है। भूपर्पटी पर दरारें या वलन, भूपर्पटी पर दरारें, क्रैक्स या वलन जैसी स्थितियां, फोल्ड्स, वलन जैसी स्थितियां देखने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। पैरा चेंज करते हुए, भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे उत्पत्ति बिंदु के आधार पर, उत्पत्ति बिंदु के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। उत्पत्ति बिंदु के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। लिखो नंबर 1, पहला बिंदु। कैसे दो प्रकार की होती हैं? तो लिखो नंबर 1, फोकस, फोकस के लिए ब्रैकेट लिख देंगे भूकंप मूल, भूकंप मूल से उत्पन्न तरंगे, से उत्पन्न तरंगे, उत्पन्न तरंगे। तो सबसे पहले फोकस बताएंगे, तब आगे बढ़ेंगे। लिखिए डैश देकर, पृथ्वी के अंतरतम में उपस्थित, पृथ्वी के अंतरतम में उपस्थित, अंतरतम में उपस्थित वह बिंदु जहां से भूकंपीय तरंगों का उद्गम होता है, भूकंपीय तरंगों का उद्गम होता है, उद्गम होता है, उसे भूकंप मूल कहा जाता है,
भूकंप मूल कहा जाता है, पूर्ण विराम लगाकर, चूंकि चूंकि यह पृथ्वी के अंतरतम में व्याप्त है, अंतरतम में है, अंतरतम में व्याप्त है, इसलिए यहां से पैदा होने वाली तरंगे, इसलिए यहां से पैदा होने वाली तरंगे बॉडी वेव, कायिक तरंग, बॉडी वेव, कायिक तरंग, कायिक तरंग भी कहलाती हैं, कायिक तरंग भी कहलाती हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। पहले इन्हीं दोनों के बारे में लिखना, फिर उनको लिखाऊंगा, ठीक है ना। लिखो, यह दो प्रकार की होती हैं, यह दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है। नंबर वन लिख दो या ABC लिख दो। साउंड ठीक नहीं है, वॉइस प्रॉब्लम है। दो बच्चों ने लिखा, ऐसा तो कुछ नहीं है, सबको आवाज ठीक से आ रही है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, साउंड में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? लक्ष्मण, 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 सभी बच्चे लिख रहे हैं साउंड प्रॉब्लम है, देखो सभी लिख रहे हैं साउंड प्रॉब्लम। चेक करो एक बार, अब ठीक आ रहा है, वाइब्रेशन है, भूकंप तो नहीं, साउंड प्रॉब्लम, अब ठीक हो गया। नहीं, बीच में बहुत सारे बच्चों ने लिखा था। ओके, अब ठीक है, कई बच्चे लिख रहे हैं अब ठीक है सर, बीच में हुआ होगा, हो सकता है थोड़ा सा इसमें भी, हो सकता है इसमें भी एक टर्मोइल आ गया हो, इसमें भी एक भूकंप आ गया हो। ठीक है, अब सही है, ऑल इज गुड सर, ओके, नो इशू, हो सकता है थोड़ा सा हुआ हो। तो अब क्या लिखेंगे, जो भी बातें लिखाई मैंने पीछे लिखाई, तो फिर क्या लिखेंगे? नंबर 1, पी वेव, प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंग, प्राथमिक तरंग, तो डैश देकर लिखें, एपिसेंटर पर, एपिसेंटर पर, एपिसेंटर पर सबसे पहले, एपिसेंटर पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग, एपिसेंटर पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग, तरंग, ठीक है ना, कॉमा लगा दो। लिखो, यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है, यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ऊपर की जो सीधी रेखा में चल रही है, अनुदैर्ध्य तरंग है, जो प्रकाश तरंगों की भांति, जो प्रकाश तरंगों की भांति व्यवहार करती है, प्रकाश तरंगों की भांति व्यवहार करती है। पूर्ण विराम लगाएं। तीनों माध्यमों में प्रवाहित हो सकने वाली, तीनों माध्यमों में प्रवाहित हो सकने वाली इस तरंग की सर्वाधिक गति
ठोस माध्यम में होती है सर्वाधिक गति, ठोस माध्यम में होती है, जबकि औसत गति किताबों से थोड़ा सा वेरी करेगा, लेकिन जो मैं लिखा रहा हूं अक्षरशः सत्य है। औसत गति 8 किलोमीटर पर सेकेंड की, 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर चली जाएंगे, 8 किलोमीटर पर सेकेंड की पाई जाती है। पूर्ण विराम। आगे लिखेंगे सभी, आगे लिखेंगे दूसरी बात को। पी तरंग के बाद अब एस तरंग में लिखेंगे, सेकेंडरी वेव में लिखेंगे, लिखो एपिसेंटर पर एस वेव लिख देंगे, सेकेंडरी द्वितीयक तरंग। एपिसेंटर पर प्राइमरी वेव के उपरांत या पश्चात पहुंचने वाली तरंग पूर्ण विराम लगाएं। यह एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। पूर्ण विराम लगाकर लिखें, कॉमा लगाकर लिखेंगे, अनुप्रस्थ तरंग है जो कि ध्वनि तरंगों के भांति, साउंड वेव ध्वनि तरंगों के भांति व्यवहार करती है। यह केवल ठोस माध्यम में ही संचरित होने का गुण रखती है। पूर्ण विराम लगाकर तरल एवं गैसीय माध्यम में यह या कि विलुप्त हो जाती है, विलुप्त मतलब गायब, या कि विलुप्त हो जाती है या अपने मार्ग से परावर्तित हो जाती है। अपने मार्ग से परावर्तित, रिफ्लेक्ट होना, अपने मार्ग से परावर्तित हो जाती है। पूर्ण विराम। फिर लिखेंगे आगे 2-3 बातें और लिखा देते हैं इनके बारे में। आफ्टर दैट फिर पी स्टार एस स्टार में आएंगे लास्ट में, है ना। तो लिखो सभी के सभी। दूसरा, अधिकेंद्र या एपिसेंटर से उत्पन्न, अधिकेंद्र या एपिसेंटर से उत्पन्न तरंगें लिख दिया। अब अधिकेंद्र क्या, पहले ये तो बताना पड़ेगा। तो लिखें फोकस के ठीक लंबवत, भूपटल पर अवस्थित वह बिंदु
भूपटल पर अवस्थित वह बिंदु जहां जहां पी तथा एस तरंगे पी तथा एस तरंगे सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले प्रहार करती हैं। पी तथा एस तरंगे सबसे पहले प्रहार करती हैं, प्रहार करती हैं, उसे अधिकेंद्र कहा जाता है, उसे अधिकेंद्र कहा जाता है, अधिकेंद्र कहा जाता है। पूर्ण विराम क्या कहते हैं उसे? हम अधिकेंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र कहा जाता है पूर्ण विराम, चूंकि यह भूपृष्ठ पर अवस्थित है, यह भूपृष्ठ पर अवस्थित है, इसलिए इसलिए यहां से उत्पन्न तरंगों को यहां से उत्पन्न तरंगों को सतही तरंग सरफेस वेव, सतही तरंग सरफेस वेव कहा जाता है, सतही तरंग सरफेस वेव कहा जाता है। पूर्ण विराम लगा देंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे। यह दो प्रकार की होती हैं, यह दो प्रकार की होती हैं। 1 2 लिख दिया, ए बी करके लिख दें। पहला बिंदु रैले तरंग, रैले तरंग जो कि पी तरंगों के भांति है, पी तरंगों के भांति है। तो नंबर टू लव तरंग, लव तरंग जो कि यस तरंगों के भांति है, जो कि पी तरंगों के भांति है एवं एस तरंगों के भांति है, एस तरंगों के भांति है। ठीक है, लव तरंग। अब एक लाइन जरूर लिखना है, भूपर्पटी में होने वाले कंपन की, भूपर्पटी में होने वाले कंपन की वजह लव तरंग ही है। पूजा तिवारी ने लिखा, सर आपने जीएस में भी बताया, पक्का पक्का बताया है, 100% बताया है, 100% बताया है। पूर्ण विराम लगा दें, यही है। फिर लिखेंगे पैरा चेंज करते हुए, चूंकि इन दोनों सतही तरंगों की, इन दोनों सतही तरंगों की ऊर्जा सतही तरंगों की ऊर्जा बॉडी वेव मतलब कायिक तरंगों की तुलना में, कायिक तरंगों की तुलना में कम होती है, कायिक तरंगों की तुलना में कम होती है एवं तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, एवं तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। इसीलिए इन्हें दीर्घ तरंग लॉन्ग वेव, दीर्घ तरंग लॉन्ग वेव
लॉन्ग वेव कहा जाता है पूर्ण विराम। मैंने एक बात गलत लिखा दी है और पक्का पक्का मैं 100% सहमत हूँ रुद्र दुबे से, और मैं अपोलाइज करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। एक त्रुटि ये हो गई, मैंने पी तरंगों को प्रकाश तरंग लिखा दिया है, जबकि सच्चाई ये है कि पी तरंग ध्वनि तरंग है, साउंड वेव की तरह है, और एस तरंग प्रकाश तरंग मतलब फोटिक वेव की भांति है। ये बात आपको उल्टा लिख देना अपनी कॉपी में सुधार कर। पी तरंग में जहां मैंने लिखा है यह प्रकाश तरंग की भांति, तो इसे प्रकाश तरंग को काट के केवल वहां पर ध्वनि तरंग लिखना है पी तरंग में। और एस तरंग में जहां मैंने लिखाया है ध्वनि तरंग, वहां लिख देंगे प्रकाश तरंग, बाकी सब वही है। त्रुटिवश मैंने ऐसी बात बोल दी है, संकल्पनावत नहीं। संकल्पनाएं तो एकदम क्लियर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद रुद्र। ओके, इसी तरह कॉन्शियस होकर पढ़ते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, अब आगे बढ़ें। अच्छा, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तो देख ही चुके हो, मैंने चित्र बना दिया है। अनुप्रस्थ में आप देखोगे नीचे एस वेव में कि इसमें से जो ऊर्जा का प्रवाह है और कण का संचरण है एक दूसरे के लंबवत हो रहा है, ट्रांसवर्स हो रहा है, जबकि उसमें लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है, उसमें सीधे रेखा में गति कर रहे हैं, सीधे रेखा में गति कर रहे हैं। ये बात लिखा दिया हमने। अब पैराचेंज करो, और पैराचेंज करते हुए क्या लिखोगे? लिखो वर्ष 1900 तक सांदर्भिक पैराग्राफ लिखाता हूं। वर्ष 1900 तक पी एस तथा एल तरंगों की ही जानकारी थी। तरंगों की ही जानकारी थी, परंतु 1909 में पी तथा एस से मिलती जुलती परंतु कम गति वाली भूकंपीय तरंगों का पता चला, जिन्हें पीजी तथा एसजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूर्ण विराम लगाकर इसी पैराग्राफ में लिखेंगे वर्ष 1923 में मध्यम गति वाली नवीन भूकंपीय तरंगों का पता चला। जिन्हें पी स्टार एवं एस स्टार से चिन्हित किया जाता है। पी स्टार एवं एस स्टार से चिन्हित किया जाता है। पूर्ण विराम लगाकर इन दोनों की प्रकृति भी पी तथा एस तरंगों
पी तथा एस तरंगों की तरह है। पी तथा एस तरंगों की तरह है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। अभी तो आपने तरंग के बारे में पढ़ा, अभी एक बात भी आपने यह नहीं बताया कि इनसे हम पृथ्वी के अंतरतम को जानेंगे कैसे। अभी एक बार भी आपने ये नहीं बताया कि इनसे आप पृथ्वी के अंतरतम को जानोगे कैसे। एक शॉर्ट नोट आपका तैयार हो गया, ये बात सत्य है, लेकिन अब आगे की बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो लिखें, लिखें, भूकंपीय तरंगें, भूकंपीय तरंगें भी, भूकंपीय तरंगें भी प्रकाश विज्ञान मतलब ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के नियमों का, के नियमों का पालन करती हैं। का पालन करती हैं, अर्थात, अर्थात प्रकाश तरंगों के भांति ही, प्रकाश तरंगों के भांति ही, भांति ही समान स्वभाव वाले माध्यम में, समान स्वभाव, होमोजीनियस होमोजीनियस मीडियम, समान स्वभाव वाले माध्यम में, माध्यम में सीधी रेखा में गति करती हैं, सीधी रेखा में गति करती हैं, किंतु किंतु यदि उनके मार्ग में, किंतु यदि उनके मार्ग में भिन्न पदार्थ का कोई क्षेत्र आ जाता है, भिन्न पदार्थ का कोई क्षेत्र आ जाता है, आ जाता है, तो यह मतलब तरंगे, यह तरंगे या कि परावर्तित हो जाती हैं, या कि परावर्तित हो जाती हैं, या अपवर्तित, अपवर्तित मतलब रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड हो जाती हैं, हो जाती हैं, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, ठीक है ना, पूर्ण विराम। इतनी बात दिखाता हूं पहले एक बार, फिर भूकंप छाया क्षेत्र के बारे में चर्चा करूंगा। पहले इतनी बात दिखाता हूं और आपको समझाता हूं कैसे ये चीज आती है, कैसे ये चीज आती है। दोस्तों अभी ये चित्र मत बनाइए, फिर भूकंप छाया क्षेत्र भी बनेगा इसी के साथ, है ना। जब बनाना चाहे ना तो बना लेना। भूकंप छाया क्षेत्र के लिए मैं एक अलग चित्र बना दूंगा। देखो कैसे, फिर से आप लोग बोलोगे सर जीएस में समझाएगा, तो पक्का समझाया था। जो बात जहां समझाने की होगी वहां बार बार समझाएंगे। मान लीजिए कि आप लोग निश्चित रूप से स्कूल्स के दौरान ये प्रैक्टिकल किया होगा, ऑप्टिक्स में मतलब फिजिक्स में आपने प्रैक्टिकल किया होगा। तब फिजिक्स क्या, आप तो केवल साइंस जानते रहे होंगे कि मान लो ये शीशे की एक पट्टी है, ग्लास की एक पट्टी है, सिल्ली है, जो भी आपको इसे, है ना। आपने अपने ड्राइंग बोर्ड पर रख दिया इस शीशे की पट्टी को। नोटिस करो कि यहां से एक प्रकाश की किरण इसमें प्रवेश कर रही है, प्रकाश की किरण इसमें प्रवेश कर रही है। एक किरण यहां से प्रवेश की, यहां सीधे मार्ग में है, क्योंकि जो मीडियम है ये क्या है, अपने आप में एयर है, एयर है यहां पर। और ये जो मीडियम है ये क्या है, ग्लास है। एयर हो गया और ग्लास मीडियम हो गया। और फिर से नीचे आएंगे तो कौन सा मीडियम आ जाएगा, एयर मीडियम आ जाएगा। तो एयर है, समझना यहां पर।
जैसे ही नोटिस करना ये ग्लास में यहाँ इंटर करती है, यहाँ से एक अभिलंब डाल दो, लंब डाल दो। लंब ना भी डालो तब भी आप अब देख सकते हो, तो बच्चों वाला खेल था। तो आप नोटिस करना कि इसे जाना चाहिए था सीधे मार्ग में, इधर जाना चाहिए था, पर कभी ऐसा नहीं जाएगी। अगर माध्यम का घनत्व बढ़ गया तो बढ़ते घनत्व की प्रकृति की वजह से ये क्या करेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब के लिए केंद्र शब्द प्रयोग कर सकते हैं, ये केंद्र की ओर झुक जाती है प्रकाश किरण। अब यहां तक पहुंची और इसके बाद अब इसको बाहर निकलना है। जहां बाहर निकलना है फिर से एक अभिलंब डाल दो। जैसे ही आपने अभिलंब डाला तो आप क्या देखोगे कि इसे जाना चाहिए था इस मार्ग में, इसे कहां जाना चाहिए था, इस मार्ग में जाना चाहिए था, लेकिन ये कुछ मार्ग से दूर भटक कर निकल जाएगी, मार्ग से दूर भटक जाएगी। अर्थात एक नियम है कि प्रकाश किरणें जब भी, यहां पर ध्यान रखना, ये डेंसर मीडियम है, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। और ये कैसा माध्यम है, ये तुलनात्मक रूप से सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। यहां फिर से बाहर निकले एयर में तो फिर से आपके पास विरल माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया। मीन्स डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम पर अगर आप देखो तो जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो यहां आप क्या देखते हो, केंद्र की ओर झुकती हैं, केंद्र की ओर झुक जाती हैं, झुक जाती हैं। पहली बात आप ये देख रहे हो। दूसरे में निष्कर्ष क्या देख रहे हो, जब सघन से विरल माध्यम में जाती हैं तो केंद्र से दूर हट जाती हैं, दूर हट जाती हैं, हट जाती हैं, केंद्र से दूर हट जाती हैं, केंद्र की ओर झुक जाती हैं तो केंद्र से दूर हट जाती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति प्रकाश किरणों में पाई जाती है। तो ये प्रवृत्ति केवल प्रकाश किरणों में नहीं है बल्कि भूकंपीय तरंगों में भी यही चरित्र पाया जाता है। बेसिकली जब ये ज्यादा सघन माध्यम से विरल में जा रही होती हैं तो इनमें इनका जो झुकाव होता है वह केंद्र से बाहर भागता हुआ दिखेगा, और जब ये विरल से सघन में जाती हैं तो केंद्र की ओर झुकती हुई दिखाई देती हैं। तो ये चित्र आप बनाकर कुछ ऐसा ही दिखा दोगे। जल्दी से चित्र बनाकर दिखाओ। इनको ऐसा बना के दिखाओ। एक बच्चे ने सही लिखा है, अभिषेक ने, कि सर अगर प्रकाश की तरह एस है तो इसकी गति तेज होनी चाहिए, है ना। अच्छा, भांति क्या शब्द का मतलब केवल गति से लेते हो अभिषेक, नहीं लिया करो ऐसा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, बन गया चित्र ना। ये चित्र बना, पैरा चेंज करते हुए लिखो कि लिखें कि स्पष्ट हो कि माध्यम बदलने से भूकंपीय तरंगों की गति एवं दिशा में परिवर्तन आता है, गति एवं दिशा में परिवर्तन आता है जिसकी गणना के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना
पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, पूर्ण विराम लगा दिया। अब पैरा चेंज करो और पैरा चेंज करते हुए लिखो 1906 में 1906 में भूगर्भवेत्ताओं को ज्ञात हुआ कि जब भी भूकंप की प्राप्ति होती है, जब भी भूकंप की प्राप्ति होती है तो पृथ्वी के विमुख या विपरीत भाग में एक ऐसा वृहद क्षेत्र निर्मित होता है, एक ऐसा वृहद क्षेत्र निर्मित होता है जहां भूकंपीय तरंगे प्राप्त नहीं होती, पूर्ण विराम लगा दें। उसे भूकंप छाया क्षेत्र अर्थक्वेक शैडो जोन, भूकंप छाया क्षेत्र कहा जाता है। जिसे हम निम्नलिखित चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। चित्र बनाता हूं और छाया क्षेत्र दिखाता हूं। इसे तो आपने बना ही लिया रहा होगा और इसे बना लिया था, ठीक है। अब इसमें नहीं, दूसरा चित्र में छाया क्षेत्र दिखाता हूं। दूसरे में, अच्छा, इसमें ये भी जब बनाया तो ये भी अंकित कर देना। इसमें लिख देना पी वेव अपनी चित्र की पूर्णता के लिए। इसमें लिख देना एस वेव, इसमें लिख देना लव वेव, तो जो पीले रंग का है इसमें लिख देना रैले वेव। ठीक है, अब भूकंप छाया क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। अब ये क्या होता है छाया क्षेत्र? अब देखो, छाया क्षेत्र के लिए चित्र दिखाता हूं। ओके, माना ये पृथ्वी है, यहां पर आप सभी के सभी जानते हैं कि यहां पृथ्वी का केंद्र है, जिसे कोर ऑफ द अर्थ के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का केंद्र है जिसे कोर ऑफ द अर्थ के नाम से जानते हैं। अब यहां अगर हम चर्चा करें फोकस की, कि यहां फोकस है, तो फोकस से निकली तरंगे हर दिशाओं में जा रही हैं, और एक तरंग निकल कर यहां आई और यहां भी पहुंच रही है। एक तरंग निकल कर यहां आई और यहां भी पहुंच रही है, यहां भी पहुंच रही है। ठीक है, अब ध्यान से, इसी तरह से एस तरंग निकली और हर जगह पहुंच रही है, एस तरंग भी निकली और हर जगह पहुंच रही है। लेकिन एक बड़ी अद्भुत सी घटना घटित हुई।
एस तरंग जैसे इस स्थान पर पहुंची या कि विलुप्त हो गई या कि रिफ्लेक्ट हो गई। इसी तरह से एस तरंग जैसे इस स्थान पर पहुंची या कि विलुप्त हो गई या कि रिफ्लेक्ट हो गई। विलुप्त होना इसका या रिफ्लेक्ट होना इस बात को बताता है कि निश्चित रूप से यहां माध्यम ठोस तो नहीं है, माध्यम तरल हो गया है। अब यहां माध्यम ठोस तो नहीं है बल्कि माध्यम तरल हो गया है। इसी आधार पर ज्ञात हुआ है कि 2900 किलोमीटर की गहराई पर पृथ्वी में एक तरल माध्यम आता है जो कि आउटर कोर का है, आउटर कोर का है, जिसके सहारे एस तरंग पूर्णतः विलुप्त हो जाती है। और अब इसके नीचे एस तरंग यहां से लेकर यहां तक कहीं भी नहीं प्राप्त होती। ध्यान से सुनना, एस तरंग यहां से लेकर के यहां तक एस तरंग कहीं भी नहीं प्राप्त होती, कहीं भी नहीं प्राप्त होती। नो एंड नेवर, कहीं भी नहीं है एस तरंग। ओके, अब दूसरी पी तरंग के बारे में क्या देखते हो? पी तरंग के बारे में ध्यान से, पी तरंग यहां जब पहुंची, जैसे पहुंची तो यहां पहुंचते ही यह केंद्र की ओर झुकने लगी। तो केंद्र की ओर झुकने का मतलब होता है कि माध्यम का घनत्व तो बढ़ा है। मैंने पीछे बताया है कि केंद्र की ओर झुकने का मतलब क्या होता है कि माध्यम का घनत्व तो बढ़ा है। इधर भी देखो, जैसे यहां इंटर करते ही यह भी केंद्र की ओर झुकी, तो इसका मतलब है कि माध्यम का घनत्व तो बढ़ा। और जैसे फिर से इसके बाहर आई तो केंद्र से दूर भाग गई, यहां पर दूर भाग गई। और यहां पर भी जैसे ये आई, यहां पर आई तो ये भी केंद्र से दूर भाग गई, कुछ इस तरह से। तो कैसे दूर भागी, ध्यान से देखना। ये जो डिग्री प्राप्त होती है ये 103 डिग्री प्राप्त होती है उद्गम केंद्र, और यहां पर अगर ये डिग्री मानो, और ये जो डिग्री प्राप्त होती है ये 143 डिग्री प्राप्त होती है, इधर की ओर प्राप्त हुई। तो इसी तरह से यहां पर भी ये 103 डिग्री और 143 डिग्री, 143 डिग्री, दो प्रकार की डिग्रियां प्राप्त होती हैं, दो प्रकार की डिग्रियां प्राप्त होती हैं। 143 डिग्री प्राप्त होती है, 103 से 43 डिग्री। तो ध्यान से एक बात और समझना, ये जो पेटी प्राप्त हुई दिस वन 103 से 43 के मध्य, इसमें ना तो पी तरंग प्राप्त हुई और न एस तरंग प्राप्त हुई। इधर भी पी से न यहां पर पी तरंग प्राप्त हुई न एस तरंग प्राप्त हुई, दोनों नहीं प्राप्त हुए। तो जो ये पेटी प्राप्त हो रही यहां से लेकर यहां तक 103 से 43 तक, इसे ही कहा जाता है भूकंप छाया क्षेत्र। तो दोनों तरफ इधर भी ये जो प्राप्त हुआ यहां से लेकर 143 से 103 तक, इसे ही क्या कहते हैं? भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। अर्थक्वेक शैडो जोन के नाम से जानते हैं। दोनों तरफ शैडो जोन प्राप्त हो रहा है, छाया क्षेत्र, कोई तरंग नहीं। अगर कभी आपसे कोई पूछ ले, पूछने के दौरान, एग्जाम में नहीं पूछेगा कि एस तरंगों का शैडो जोन कितने में प्राप्त होता है, तो एस तरंगों का शैडो जोन 103 से 103 के मध्य प्राप्त होता है। पर कोई पूछे एस एवं पी दोनों का शैडो जोन कहां प्राप्त होता है, तो यह दोनों के दोनों दिशाओं में 103 से 143 डिग्री के मध्य प्राप्त होता है। कहां प्राप्त होता है? 103 से 143 डिग्री के मध्य ये वाला शैडो जोन प्राप्त होता है। इसे ही अर्थक्वेक शैडो जोन कहते हैं, जहां पर ध्यान रखना कि ना तो पी तरंग और ना ही एस तरंग दोनों अनुपस्थित होती है। पी एंड एस वेव दोनों वेव अनुपस्थित, अनुपस्थित, ये अनुपस्थित है, ठीक है ना। जबकि जो पिंक वाले में है, पिंक वाले में मैं ये लिख सकता हूं कि यहां पर केवल एस वेव अनुपस्थित है, एस वेव अनुपस्थित हो जाएगा, ठीक है। पर यहां पर इस भाग में अगर आप देखोगे तो यहां पर पी तरंग अवश्य मिलेगी, यहां पर पी तरंग अवश्य मिलेगी, ऐसा क्षेत्र प्राप्त होता है। तो यह है अर्थक्वेक छाया क्षेत्र, अर्थक्वेक शैडो जोन प्राप्त होता है।
बन गया चित्र सभी का, शैडो जोन का। लिखो फिर, चित्र बन गया तो लिखो, चित्र से स्पष्ट है कि चित्र से स्पष्ट है कि उद्गम केंद्र से 103 से 143 डिग्री के मध्य, उद्गम केंद्र से 103 से 143 डिग्री के मध्य P तथा S तरंगे अनुपस्थित होती हैं। P तथा S तरंगे अनुपस्थित होती हैं, अर्थात कोई घटना या माध्यम इन तरंगों को रेखीय मार्ग से हटा देती है। हटा देती है। हटा देती है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ये चीज आपको यहां पर मिली। ठीक है, आगे लिखेंगे कि इसी के आधार पर, एक लाइन बस और, इसी के आधार पर 1914 में गुटेनबर्ग ने लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पर तरल कोर की खोज की थी। तरल कोर की खोज की थी। उमेश ने लिखा, सर एक बार फिर से समझा दीजिए। पक्का समझा दूंगा उमेश, पक्का समझा दूंगा। देखो ध्यान से, मैंने पीछे क्या लिखाया कि पी तरंग तो तीनों माध्यमों में चली जाती हैं, पर तीनों माध्यमों में जाने के साथ भी ठोस में इनकी गति सर्वाधिक होती है तथा माध्यम बदलने से इनकी दिशा बदलती है। यह बात पीछे मैंने लिखाया है। पी तरंग जैसे ही यहां पहुंचती है 2900 किलोमीटर की गहराई पर, जहां आउटर कोर होता है, इसकी गति मंद अवश्य हो जाती है, परंतु यह केंद्र की ओर झुक जाती है, सीधे मार्ग में नहीं रहती। केंद्र यहां प्राप्त होगा ना, मान लो ये बिंदु केंद्र हो गया, तो केंद्र की ओर झुकने का मतलब है कि माध्यम सघन हो गया। पी तरंग के साथ तो यह व्यवहार हो गया, और जैसे इस बिंदु पर आई और इस बिंदु से बाहर निकल रही तो माध्यम विरल हो गया मेंटल का, तो दूर हट गई। दूसरा, एस तरंगों की प्रकृति, एस तरंग बाहर तो हर जगह है, पर जैसे इस बिंदु पर पहुंचती हैं या कि गायब हो जाती हैं, या कि परावर्तित हो जाती हैं। इसके कारण से इसके नीचे एस तरंग तो कहीं नहीं मिलती, परंतु ये जो पॉइंट है 103 से 143 डिग्री के बीच, इसमें पी तरंग भी नहीं मिलती, क्योंकि पी तरंग अपने दिशा से मुड़ जाती है। तो ये फोकस हो गया, फोकस के ठीक विपरीत दिशा में, इसके विपरीत दिशा में पृथ्वी में 103 से 143 डिग्री के मध्य, जहां पर किसी भी प्रकार की भूकंपीय स्थिति नहीं व्याप्त होती, अंकित नहीं की जाती, नहीं पाई जाती, उसे ही भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। अब इस छाया क्षेत्र के आधार पर क्या ज्ञात होता है कि बेसिकली एक पर्टिकुलर गहराई पर माध्यम तरल है। माध्यम सघन तो अवश्य है, क्योंकि पी तरंगे केंद्र की ओर झुक जाती हैं, पर तरल है क्योंकि एस तरंगे प्रवेश नहीं करती और पी तरंगों के गति में मंदन आ जाता है।
इसलिए यहां पर भूकंप छाया क्षेत्र का भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि हमेशा सर ये यहां पर स्थिर रहेगा। नहीं, फोकस यहां हमेशा थोड़ी स्थिर रहेगा। मान लो फोकस यहां हो जाता तो ये इधर की ओर बन जाते, फोकस यहां हो जाता तो ये यहां की ओर बन जाते। ये निर्भर करता है कि फोकस कहां पर है। तो फोकस के ठीक विपरीत दिशा में ये प्राप्त होते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया ना? यह इस बात पर निर्भर करता है। उमेश ने जो लिखा इसे मैंने बता दिया। फिर हिमालय ने लिखा है कि सर जी अगर उद्गम केंद्र विस्थापित हो तो ये भी हटते जाएंगे। बिल्कुल, ये भी हटते जाएंगे, डिग्री नहीं बदलेगी, डिग्री उतना ही होगा। लेकिन उद्गम केंद्र यहां होगा तो इधर की ओर डिग्री बनेगी, उद्गम केंद्र यहां होगा तो इधर की ओर डिग्री बनेगी। वो डिग्री यही रहेगा, बट ये विस्थापित होते जाएंगे। एस तरंगों की परिवर्तन तथा गति धीमा हो जाती है क्या? नहीं, पी तरंगों की गति धीमी होती है और एस तरंग परावर्तित हो जाती हैं। शालिनी, सर कैसे पता चला कि एस तरंग गायब हो गई? ये सीस्मोग्राफ नामक यंत्र होता है शालिनी, उस यंत्र के माध्यम से पता चलता है कि ये गायब हुई हैं या नहीं गायब हुई हैं। ठीक है, ओके। बस तो इस तरह से आपका ये भूकंप विज्ञान संबंधी एविडेंस था। भूकंप, इसमें मैं लिख देता हूं, अर्थक्वेक शैडो जोन। शैडो जोन, इसका चित्र हो गया। ठीक है ना? तो ये था भूकंप विज्ञान का साक्ष्य। अब ये एविडेंस हो गए, एविडेंस के आधार पर आपको चीजों की जानकारी मिलेगी। तो अब लिखें, सभी के सभी लोग हेडिंग देंगे, सभी के सभी लोग हेडिंग देंगे। लिखिए, एक पॉइंट और लिखा दूं क्या? लिखो, एक और पॉइंट लिख लो, बल्कि भूकंप के संदर्भ में ही। अर्थक्वेक डिसकॉन्टिन्यूटी या सीस्मिक डिसकॉन्टिन्यूटी लाइन, भूकंपीय असंबद्धता रेखा। भूकंपीय असंबद्धता रेखा। एक चीज और जो आगे अभी उपयोग में आएगी, व्हाट इज सीस्मिक डिसकॉन्टिन्यूटी लाइन? हेडिंग दे देंगे भूकंप। ओह, बड़ा प्रश्न आ गया सर, पी वेव्स में प्रेशर होता है क्या? व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर क्यों होगा? स्थल मंडल पर प्राप्त नहीं होता है क्या? बिल्कुल प्राप्त होता है। भूकंप छाया क्षेत्र हिमालय। लक्ष्मी, सर सबसे डेंजरस एस वेव होती है? नहीं, लव वेव होती है सबसे डेंजरस। लक्ष्मी, सबसे डेंजरस लव वेव होती है, LOVE। सर जहां फोकस होगा उसके लंबवत एपिसेंटर होगा। बिल्कुल उसके लंबवत एपिसेंटर होगा हमेशा, शिवांगी। ओके। सदस्य सर, आप बताए थे कि सबसे अधिक घारी बरखोयांश, सबसे अधिक घारी बरखोयांश क्या पूछा है आपने संध्या? पता भी नहीं सर, हमको प्रिंट निकलवाना है, प्लीज डेली क्लास नोट्स प्रोवाइड करा दिए। कॉम्प्रेशनल वेव्स, ठीक है सर। अच्छा, प्रशांत ने इसलिए पूछा है सर, वेव्स को कैसे पहचानेंगे? आपको नहीं पहचानना है जय विजय, जिन्हें पहचानना वो पहचानेंगे। ठीक है कुरैशी के बच्चे, अब कुछ भी पूछ रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अर्थक्वेक डिसकंटिन्यूटी लाइन को एक बार समझाता हूं। देखो, होता क्या है कि मैंने पीछे बताया कि अगर माध्यम समान है, लिखा दिया है मैंने, बस 2 लाइन और बताना है। अगर माध्यम समान है तो भूकंपीय तरंगों के प्रवाह की गति एवं दिशा भी समान होगी। लेकिन जैसे माध्यम बदलेगा तो माध्यम बदलते ही भूकंपीय तरंगों की गति एवं दिशा दोनों बदल जाती है।
दोनों बदल जाती है तो वह बिंदु जहां पर गति एवं दिशा बदलती है उसे असंबद्धता बिंदु कहते हैं, तथा उस बिंदु के सहारे जहां तक ये परिवर्तित प्राप्त होती है, अगर उनको मिलाने वाला बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींच दी जाए तो उसे असंबद्धता रेखा कहते हैं। तो लिखो सभी के सभी, पूर्व में अवगत कराया गया है कि पूर्व में मतलब पहले अवगत कराया गया है कि समान माध्यम में समान माध्यम में भूकंपीय तरंगों की गति एवं दिशा भूकंपीय तरंगों की गति एवं दिशा एक जैसी रहती है, एक जैसी रहती है, परंतु परंतु जैसे ही माध्यम बदलता है, जैसे ही माध्यम बदलता है, इनकी गति तथा दिशा दोनों में इनकी गति तथा दिशा दोनों में परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन आ जाता तो पूर्ण विराम वह बिंदु जिसके सहारे इनकी गति तथा दिशा दोनों ही बदलती है, उसे असंबद्धता बिंदु कहते हैं। उसे असंबद्धता बिंदु कहते हैं। पूर्ण विराम लगाकर, तथा उस गहराई पर प्राप्त ऐसे समान बिंदुओं को मिलाने वाली उस गहराई पर प्राप्त ऐसे समान बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को असंबद्धता रेखा कहा जाता है। असंबद्धता रेखा कहा जाता है। कहा जाता है। पूर्ण विराम असंबद्धता रेखा कहा जाता है। पूर्ण विराम। बातें समाप्त हुई यहां पर। ये था मित्रों आज का टॉपिक। अब नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है, सभी के सभी लिखेंगे जोनिंग ऑफ द अर्थ इंटीरियर। हेडिंग दो सभी, जोनिंग ऑफ द अर्थ इंटीरियर। जोनिंग ऑफ द अर्थ इंटीरियर। पृथ्वी के अंतरतम का मंडलीयकरण। ठीक है। अब कई बच्चों ने कहा डिसकंटिन्यूटी लाइन भी दिखा दीजिए, तो दिखाएंगे ना। ऐसा आपने कैसे समझ लिया कि मैं नहीं दिखाऊंगा? सारी डिसकंटिन्यूटी कोनरैड से लेकर के जितनी डिसकंटिन्यूटी है, तो कोनरैड है, सैंगविन की है, मोह की है, रैपिटी की है, गुटेनबर्ग की है, लेहमैन की है, सबकी दिखाऊंगा। सबकी डिसकंटिन्यूटी लाइन दिखाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? टॉपिक आने दो। बट आज इतने तक ही पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि आगे कोई भी बात समाप्त नहीं हो सकेगी।
कोई भी बात छेड़ूंगा थोड़ा समय तो ले ही लेगी। तो नेक्स्ट क्लास में जोनिंग ऑफ द अर्थ इंटीरियर की बात करेंगे। 2 दिनों की छुट्टी है जिसमें पीछे के पढ़ाए गए तमाम विषय बिंदुओं का रिवीजन अवश्य कर डालिएगा। बस अभिषेक ने पूछा, सर जी अपनी धरा से अन्य जीवों की भांति क्या मानव जाति की विलुप्ति हो सकती है? 100% तय है अभिषेक, 100% तय है कि एक दिन ऐसा अवश्य होगा जब संपूर्ण मानव जाति पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी होगी। हम में से, हमारी जातियों में से कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। जितेंद्र ने लिखा, सर टाइम के बारे में सोचिए नेक्स्ट वीक से। क्या सोचना है जितेंद्र उसमें? अच्छा 3 से 5 कर दें ये कहना चाहते हैं। ठीक है जितेंद्र, विचार करते हैं। नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, सानिया ने कहा। कौन से नोट्स मुझे तो पता नहीं है, बट बात करूंगा संस्था से। प्लीज़ सर देख लीजिए मेरा क्वेश्चन। विभा ने, किसने लिखा है? शिवराज ने लिखा है। तो मुझे तो क्वेश्चन भी नहीं दिखा। वॉशर, आज तो करंट क्लास लूँगा। ओके सर, थॉट की कोई बुक बता दीजिए सर प्लीज़। ज्योग्राफिकल थॉट के लिए आप माजिद हुसैन की ही किताब ले लो, सुदीप्ता अधिकारी की ले लो, किसी के ले लो। सर ओडीन कब आएगा? कौन सा दिन विशाल पटेल, कौन सा दिन कब आएगा? सर बुक पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बाकी तो मैं सब बातें पढ़ा ही दे रहा हूँ। सर क्योंकि नेचुरल फ्यूल बहुत तेज़ से घट रहा है इसलिए ह्यूमन एक दिन समाप्त हो जाएगा। ओके सर, डेली क्लास नोट्स प्रोवाइड करा दिया करो हम लोगों को। ओके सर, हम लोग भाग्यशाली हैं कि इतने कम फीस में आपसे पढ़ रहे हैं। ओके डेली क्लास नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। ओके प्रमोद। एक बच्चा जो बस ये बोलता है मेरा डाउट देख लीजिए शिवराज, और एक डाउट इसका कहीं नहीं दिखा मुझे, क्या डाउट पूछ रहा है? ठीक है। महेश ने लिखा जोशी मठ। ओहो, इतना चर्चा में है, हर बार बता दिया, हर सोर्स दे दिया, तब भी जोशी मठ। शिवाजी, कंपलसरी पेपर के बारे में तो क्या पूछना चाहते हो? कंपलसरी पेपर के बारे में सविन सिंह की बुक है जिसके पास, ठीक है पढ़ डालिए। ठीक है बस। तो कुल मिला के कोई ऐसा खास प्रश्न नहीं है, आप लोग वाहियात की बातें कर रहे हो, है ना, जिसका कोई विशेष मतलब नहीं है। ठीक है तो चले विदा लें, समय तो है आज आपके पास, पर कोई प्रश्न आपका ऐसा शेष नहीं है। इंग्लिश पेपर कंपलसरी, तो क्या जानना चाहते हो इंग्लिश पेपर? मुझे पता है इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी पेपर है, तो क्या जानना चाहते हो कि इसकी क्लास लगेगी या नहीं, या क्या पूछना चाहते हो? कंपलसरी पेपर की क्लास यहाँ नहीं लगेगी, इतना भी अब एक्सपेक्ट मत करो। ठीक है, यूपी पीसीएस के लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ओके, तो क्लास की समाप्ति होती है। चलो दोस्तों, इसी के साथ आज हम लोग यहाँ पर विदा लेते हैं। आज कोई न्यूज़पेपर में खास खबर थी नहीं जो आपके बहुत काम की रही हो, इसलिए हम आज का न्यूज़पेपर नहीं लाए हैं। जिस दिन भी खबर रहेगी ज़रूर लाएंगे, सब चीज़ें बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं मंडे की क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।